अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, किसी सियाने का कौल है कि जब किसी घर के सारे बड़े हो जाएं, यानी हर कोई फैसला साज हो जाए, तो उस घर का निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब इसे क़यादत का फुकदान कहें या डिसिप्लिन की कमी, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर फूट और इख्तलाफात की यही कहानी मालूम होती है। पीटीआई में बहुत से लीडर बड़े हो चुके हैं, एक बयान देता है तो दूसरा इसे यकसर मुस्तरद करके बिल्कुल उल्टा बयान दे देता है। ये तफरीक ज़्यादातर सियासी क़यादत और वकला टीम के बीच में नज़र आ रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना गलती थी या दुरुस्त कदम, ये मामला अभी फिक्स नहीं हुआ था कि अपने एक ट्वीट के ज़रिए शेर अफजल मरवत ने एक और पिंडोरा बॉक्स खोला है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पिछले दौर में इतनी करप्शन हुई कि लोग अरबपति नहीं बल्कि खरबपति बन गए। सवाल यह है कि दूसरों की करप्शन पर शोर मचाने वाली पीटीआई अब केपी में अपने साबका अदवार का ऑडिट करवाएगी, जो एक सवाल उठा दिया है मरवत साहब ने। सवाल ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आई है। खाली ख़जाने और सूबे को पाई पाई का मोहताज करने का जिम्मेदार कौन है? शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि बानी पीटीआई को बनी गाला की बजाय जेल में रखना ये मेरा बयानिया नहीं है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि इमरान खान को कहाँ रखना है। क्या यहाँ भी पीटीआई सियासी क़यादत और वकला टीम के अंदर यहाँ पे भी कोई तकसीम है? क्यों इतनी मुख्तलिफ बातें जो है ना वो भांत की जो बोलियाँ हैं वो पार्टी के अंदर से हमें सुनने को मिल रही हैं। वज़ीर आला बनने के बाद अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। मौजूदा हालात में ये कितनी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान को वकला ही मिलने जाते थे और सब अपने अपने अंदाज में आकर बाहर खान साहब का पैगाम जो है वो मीडिया को बताते थे, जिससे कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा हुई। सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकातों से जो एक सियासी चैनल तो खुला है, वकला की इजारादारी इतनी ज़्यादा पार्टी के अंदर बढ़ गई है कि वो सियासी जो लोग हैं उन पर हावी नज़र आने लगे हैं। पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब पहले ही पीटीआई को सियासी और कानूनी महाज पर बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इलेक्शन में धांधली के सबूत हों या फिर मखसूस सीटों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, पीटीआई ने ये दोनों मामलात सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला किया है। सवाल यह है कि ऐसे तकसीम के माहौल में पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से कैसे रिलीफ हासिल करेगी? इतने कानूनी चैलेंजेस हैं, इसके साथ अगले महीने सेनेट इलेक्शन आ रहा है, एक बड़ा इम्तिहान है। ये भी तहरीक इंसाफ को इसको भी पार करना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर भी बड़े एतराज़ उठ रहे हैं कि सीनियर लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। जहाँ तक कि पीटीआई ने इस बार सेनेट इलेक्शन के लिए अपने साबका अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी नहीं किए, बल्कि पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट के लिए चुना है जो 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में कैद हैं या फिर रोपोश हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना नुकसान उठाने के बावजूद जो है पीटीआई का ऐसे लोगों को सामने लाना, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम है, सनम जावेद हैं, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम लोग क्या इनके साथ खड़े हैं? ये जो एक मज़ाहमत की पॉलिसी है ये तहरीक इंसाफ क्यों एक बार फिर से आगे लेकर चल रही है? मैं बात करूँगी अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली साहब, पार्टी में फैसले कर कौन रहा है? अभी तो ऐसे लग रहा है कि जो वकला है वो जो सियासी एक क़यादत है, सियासी लोगों पर वकला जो है वो हावी नज़र आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा तकसीम, इतने ज़्यादा इख्तलाफी बयान हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उसमें जाने का फैसला हो, कोई से ठीक कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, फिर अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलना हो, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उनका अपना फैसला हो सकता है, बैरिस्टर अली गौहर उस मुलाकात को जो है वो ऑन करते हैं, वो कहते हैं खान साहब के इल्म ये था। ये इतनी कन्फ्यूजन क्यों एक पार्टी के अंदर बढ़ती जा रही है कि जाहिर है आपका जो वोटर है, सपोर्टर है, वो भी कन्फ्यूज़ होगा कि खान साहब पहले कुछ कहते हैं, बाद में फैसला बदल जाता है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक कुदरती अमर था जो होता है जब आपके बड़े लीडर जब जेल में हों। इमरान खान साहब और कुरैशी साहब भी, क्योंकि खान साहब की गैर मौजूदगी में कुरैशी साहब मामलात को देखते थे, तो उसके बाद कुछ अरसे तक, तो बल्कि काफ़ी अरसे तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर नहीं आ सकी। बहुत से लोगों पे केसेस थे, कुछ लोग अंडरग्राउंड थे, कुछ लोग बेल्स पे थे। जब इलेक्शन हुआ है तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी अब लैंडस्केप पे आई है।
और कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में आप उनको देख रहे हैं, वज़ीर आला साहब भी आए हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा एडजस्टमेंट मेरे ख्याल में टाइम लगेगा, हफ्ता दो में आप देखेंगे चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ चली जाएंगी। कुछ चीज़ों से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जो मेन लीडर्स हैं इस वक्त, तो उनको पब्लिक में गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए। इस हद तक मैं ये बात करूंगा, इससे आगे नहीं करूंगा। जहां तक पार्टी के बयानिए की बात है, मैं तमाम मीडिया चैनल्स या जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको यही कहूंगा कि चाहे हमसे पार्टी में जूनियर भी हैं लेकिन काबिल एहतराम हैं। जनाब इमरान खान साहब ने उनको चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद किया है, मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पार्टी की जो कोर कमेटी है उनका जो एलानिया है वही पार्टी की लाइन है। बाकी हम सब अपने अपनी बसात में पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक अली अमीन खान की मुलाकात है जनाब इमरान खान साहब से, कल गंडापुर साहब से मेरी बात हुई जब वो मुलाकात करके जा रहे थे, तो मेरा उनका राब्ता हुआ और वो इस बात पे खुश थे कि एक पॉलिटिकल चैनल बहाल हुआ है। पॉलिटिकल लीडरशिप भी अब इमरान खान साहब से मिलेगी और वो कला भी मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक और ये तासुर देना कि खुदा न खास्ता कोई पॉलिटिकल लीडरशिप और वो कला के बीच में कोई मुखासमत है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें से बहुत से एमएनए बन गए हैं, इकट्ठे बैठते हैं पार्लियामेंट्री पार्टी में। मैं वहीं पे मौजूद हूँ, मैं देखता हूँ अच्छी कोऑर्डिनेशन है। सरदार खोसा साहब हैं, पुराने सियासतदान हैं। हमारे कुछ बड़े ऑनरेबल लोग अभी इलेक्ट नहीं हो सके, हालांकि वो जीते हुए लोग हैं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब, बड़े मुनासिब आदमी। इसी तरह और तो मैं नहीं समझता क्योंकि वैसे ही राई का पहाड़ बना दिया गया है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। आप देखिए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला, उनकी छतरी नीचे खड़े होने का फैसला, अब शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं गलत फैसला था, अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि खान साहब ने तो फैसला किया था कि एमडब्ल्यूएम में जाने को मजहबी मामला नहीं है, हमें तो मखसूस नशिस्तें चाहिए, तो ये गलत फैसला था। तो अब देखें ना, अगर खान साहब ने ये फैसला किया था कि एमडब्ल्यूएम में शामिल होना है, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का किसका फैसला था? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त पे ये बहस जो है शुरू नहीं हुई। इस पे काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी जब जाना था। खान साहब ने 3, 4, 5 जमातों की बात की थी, जिसमें जमात इस्लामी भी थी, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था, शेरपाव खान साहब की जमात भी थी, जिससे फिर बात आगे नहीं चल सकी। जमात इस्लामी का भी उनसे भी बात चल रही थी, लेकिन फिर उनकी जो मरकजी मजलिस है, शुरा जो है, वहां से फिर उसकी तौसीक नहीं हो सकी। शेरानी साहब की जमात से भी काफी टाइम से असद कैसर साहब राब्ते में थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इजाजत भी खान साहब ने दी। असल में इशू ये नहीं है, देखें किसी भी जमात में हम जाते, इन लोगों ने करना यही था। मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने बल्ले वाले केस में इस बात का अदा किया था कि अगर आपको रिजर्व सीट्स पे कोई इशू हो तो सुप्रीम कोर्ट में आपको रिलीफ मिल सकता है। मेरे ख्याल में हम सबको अपनी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट पे रखनी चाहिए। रिजर्व सीट्स हमारा हक है, 3.25 करोड़ हमने वोट लिए हैं, हमारा राइट है कि हमारी खवातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए। जो हमारे मुकाबिल हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनको अपने हिस्से की खवातीन और माइनॉरिटीज की सीटें मिल गई हैं, हमारे वोट पे उनको सीटें देना ये बहुत ही बेइंसाफी, बहुत ही बड़ा जुल्म होगा। ये बेसिकली पार्लियामेंट के इस निजाम को भी बहुत हद तक दरहम बरहम करने वाली बात होगी। अली अमीन गंडापुर साहब का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलना, क्या ये उनका ज़ाती फैसला था या खान साहब के इल्म में थी ये मुलाकात? क्योंकि यहाँ पर भी पार्टी की दो आरा सामने आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर तो इस मुलाकात कौन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खान साहब के इल्म में था। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि उनका अपना ज़ाती फैसला था, उनका अपना हो सकता है कि उन्होंने मिलना है, पार्टी ने नहीं कहा था मिलने के लिए। नहीं, मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने शुरू में की कि जो सिटिंग चेयरमैन है, जाहिर है जिम्मेदार तो वही हैं, बाकी सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। मरवत साहब का अपना रोल है, अली जफर साहब का अपना रोल है, सलमान अकरम राजा साहब का अपना रोल है, असद कैसर साहब का अपना रोल है, मेरा भी छोटा मोटा रोल होगा। लेकिन पार्टी पॉलिसी बेसिकली जो है वो जहां से आपने जज करना होता है वो होती है चेयरमैन ऑफिस। दूसरी बात यह है कि कल गंडापुर साहब से मेरी इस पे बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब के साथ उन्होंने इस पे भी डिस्कशन की, आगाह किया। जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है गंडापुर साहब की, और इस बात पे बड़े क्लियर हैं गंडापुर साहब कि जो हमारा सियासी मौक़िफ़ है, जो मैंडेट की चोरी है, जो फॉर्म 47 वालों को बैठा दिया गया, वो अपनी जगह है। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक़ हैं, महसूलात हैं, पानी के मसाइल हैं, एग्रीकल्चर के इशूज़ हैं, मईशत के इशूज़ हैं, अभी नया बजट आना है, तो हम नहीं चाहते
कि सियासी मुखालफत की वजह से हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उनके हक से महरूम करें। तो जहाँ पख्तूनख्वा के अवाम का हक होगा उस सिलसिले में तो गंडापुर साहब जाएंगे, खान साहब की इजाज़त से वो जाएंगे और गए भी हैं। और जहां तक हमारा सियासी मौक़िफ़ है उस पर गंडापुर साहब मजबूत खड़े हैं। पिछले हफ्ते मैंने और हम सब ने उन पर एक और तो तलवार लटकना शुरू हो गई है ना कि शायद उनको वो झूठ बोलने के इल्ज़ाम में जो असासे डिक्लेरेशन में उन्होंने नहीं वो डिक्लेयर किए हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स में, उस वजह से भी वो थोड़े से अब वो ज़रा चुप भी हैं और थोड़ा उनमें झुकाव भी हम देख रहे हैं, थोड़ा नरम लहजा नरम रवैया भी उनका देख रहे हैं जब से इलेक्शन कमीशन में उनका ये सारा मामला गया है। एक राय हो सकती है, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। समझदार आदमी है गंडापुर, क्योंकि उन्होंने 2 बार अपने इलाके में बड़े सख्त हरीफ मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को गंडापुर साहब ने हराया है। और फिर मैं उनको देखता था मरकज में। पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत ही हसास इशू जो है वो कश्मीर इशू है और कश्मीर अफेयर्स के वजीर थे अली अमीन खान। मैं उनको देखता था, उसको उन्होंने बड़े तरीके से डील किया। वहाँ हमारी हुकूमत बनी, कैंपेन जब थी तो मैं, अली अमीन खान, मुराद सईद भाई और शहरियार खान साहब, हम सब वहाँ कैंपेन पे थे और बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया गंडापुर ने और वहाँ हमने वो जीता। फिर गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने मैनेज किया, अच्छी कैंपेन कराई बतौर वजीर कश्मीर अफेयर्स और वहाँ भी हमारी हुकूमत बनी। तो उससे मेरे जहन में ये चीज थी कि जब गंडापुर साहब का नाम आया तो मेरे जहन में था, लोग तो कहते थे बड़े अटैकिंग और सारा चीजें, मैं कहा नहीं, जहां तक हुकूमती मामलात होंगी उनमें उस संजीदगी से चलेंगे इंशाल्लाह। और वो साबित कर रहे हैं, बड़े संजीदा फैसले कर रहे हैं। देखिए जिस तरह उन्होंने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की, कल भी बगैर प्रोटोकॉल के मिले, नई गाड़ियां लेने से इनकार किया। उसको आप कंपेयर करें ना मोहतरमा मरियम साहिबा, जो मेयर शराफत साहब, मैं तो 5 साल उनको याद दिलाता रहूंगा कि सीट आप हार चुकी हैं मेयर शराफत, बाकी आपको बैठा दिया गया, ठीक है आप बैठे। तो दोनों को कंपेयर कीजिए ना, जो गंडापुर है वो हार्डकोर चीजों पे जा रहे हैं जो लोगों की जिंदगियों को मैटर करती है। एक बात और कल उन्होंने की बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा कि 2 लाख के करीब 2 लाख के करीब नौजवानों को वीजे देंगे टेक्निकल, ताकि वो बाहर जाके एजुकेशन ले सके और रोजगार उनको मिले। और इस बात पे मेरा उनका इत्तेफाक था कि बजाय इसके उन्होंने कहा कि लोगों को खैरात पे और सिर्फ फाइनेंसिस पे नहीं पलवाना चाहता खैबर पख्तूनख्वा में, मैं चाहता हूँ अपने पैरों पे खड़े हों, खुद कमाएं। वही बात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप लोगों को मछली ना दें बल्कि आप उनको जाल दें ताकि वो खुद मछली पकड़ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर उनको मौका मिला तो वो पख्तूनख्वा में अच्छा काम करेंगे। अली साहब, IMF के दफ्तर के बाहर कल अमेरिका में जो एहतजाज हुआ उसमें हमें शहबाज गिल साहब भी नजर आए और जो बैनर्स जो पकड़े हुए थे उन पर जो लिखा हुआ था, ये भी पार्टी का फैसला था। IMF को तो खत लिखा, वो तो खान साहब ने लिखा, लेकिन एहतजाज का फैसला क्या पार्टी सतह पर हुआ था कि अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाए? देखिए, पार्टी कोर कमेटी की तरफ से तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई डायरेक्शन थी। बाकी एहतजाज वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका राइट है। वहाँ जो बैनर्स कुछ हैं, मेरे ख्याल में कुछ बैनर्स जो है उसमें एहतियात हो तो बेहतर है, क्योंकि जो हमारे जिम्मेदारान हैं स्टेट के, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बाकी एहतजाज का हक तो पाकिस्तानियों को है, वो अपना प्रोटेस्ट यहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, उनका राइट है। 100% हम उनसे इत्तेफाक ना भी करें तो एहतजाज का राइट उनको है। जहां तक IMF को लेटर का ताल्लुक है, उसमें एक तो बड़ी क्लियर हुई बात, किसी भी लम्हे किसी भी मौके पे तहरीक इंसाफ ने या मोहतरम इमरान खान साहब ने IMF को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मदद ना करें, ना वो ये कह सकते हैं ना उनको कहना चाहिए। उन्होंने सिर्फ उस यकीन दहानी को उनको याद करवाया है कि जब हमारी हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, जब IMF प्रोग्राम में हम जा रहे थे तो इमरान खान साहब से यकीन दहानी ली गई थी, उसके बाद ही पाकिस्तान को प्रोग्राम। हाँ, लेकिन खान साहब ने उसको बाइंड करने की तो कोशिश की, जोड़ने की तो कोशिश की ना कि पहले तहकीकात हो, उसके बाद ये सारा जो भी प्रोसेस है IMF का मामला ये फिर आगे चलने चाहिए। पहले हमारा जो मैंडेट है आप उसकी तो तहकीकात कर लें। एटलीस्ट उन्होंने बाइंडिंग करने की तो कोशिश की, तो IMF ने भी जवाब दे दिया कि हमारा जो काम है, हमारे जो इंटरफेरेंस है वो इन मामलात में नहीं हो सकती, जो हमारी माली मुआवनत का काम है हम तो वो करेंगे। IMF से जवाब मिल गया था। देखें, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उनसे यकीन दहानी ली गई थी कि आपके नीचे जब कोई इलेक्शन होगा तो आप यकीन दिलाते हैं कि वो आज़ाद शफाफ होगा। तो इस लेटर में बेसिकली उस यकीन दहानी की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई गई थी कि हमसे तो आपने यकीन दहानी ली थी, अब जब इलेक्शन हुआ है तो क्या आपने इंश्योर कर लिया है कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन है। किसी भी लम्हे किसी भी मौके पे
हमारी जमात की तरफ से उनको ये इंदिया नहीं है कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें, क्योंकि रियासती मामलात में सियासी मामलात हम नहीं लाते और ना कभी हम लाएंगे। पाकिस्तान के मफाद पे कभी कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा अली साहब, जो सेनेट की टिकटों का मामला है, पंजाब से जो टेक्नोक्रेट सीट पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, खवातीन की नशिस्तों पर सनम जावेद, अब ये वो शख्सियात हैं जो 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ामात में जो जेल में हैं, तो इनको टिकट्स देकर क्या कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम तो भाई इनके साथ खड़े हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि जो 9 मई में मुलविस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को टिकट्स देकर कि क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? दूसरा, फिर जनरल नशिस्तों पर साहब वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके कवरिंग कैंडिडेट बना दी उमर सरफराज चीमा को। कुर्बानियाँ तो इनकी ज़्यादा है सरफराज चीमा साहब की, फिर हामिद खान साहब, ये सीट्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद साहिबा, आपको नहीं लगता ये सीटें निकालना बड़ा मुश्किल है? मैसेज भी दे दिया आप लोगों ने। देखिए, उसूली मौक़िफ़ अपनी जगह है। जिन्होंने 9 मई में गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर कोर्ट उनको अदालती प्रॉपर मौका मिले। अब जब तक किसी पे सजा उसको होती नहीं है, साबित नहीं होता, तब तक तो मासूम होता है। मुल्जिम तो इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो जहाँ तक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब हैं, उन्होंने बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की, हमारी माओ बहनों की बड़ी खिदमत की है इस आयरन लेडी ने। जहाँ तक सनम जावेद साहिबा का ताल्लुक है, कौम की बेटी है, बच्ची हमारी बहन है, उसको कोई सजा उस पर कोई साबित नहीं है, ना करदा गुनाहों के उसमें बैठी है वहां पे। तो जब तक कोई सजा उनको मिलती नहीं है तब तक उनका हक है कि वो अपना लड़ सकें। इसको ये रंग देना कि खुदा न खास्ता कोई हम पे कोई मैसेज इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ मैसेज अपने वर्कर्स को है कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, इस बार उनको मौका दिया जा रहा है। और कल बड़ी अच्छी बात, जब सूबाई वज़ीर आला गंडापुर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप स्पेसिफिकली ये बात जरूर बताइएगा। खान साहब इस बात पे बड़े खुश हैं इस बार कि टिकटें ज्यादातर वर्कर्स को दी गई हैं। और एक लफ्ज हमारे बीच यूज हुआ कि इन्वेस्टर, जो माजी में एक रुझान है ना पाकिस्तान में सेनेट में, इन्वेस्टर की बजाय वर्कर को टिकटें दी हैं तहरीक इंसाफ ने। आपने जो कुछ नाम गिनवाए हैं, देखें जुल्फी साहब ने भी तकलीफ उठाई है, वो मुल्क से बाहर गए हैं और उनको जाना पड़ा है, उनके इश्यूज हैं, क्योंकि वो तो बेसिकली अटक से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो नहीं लड़ सके। उमर चीमा साहब का तो मैंने नाम प्रपोज किया। उमर चीमा साहब का गवर्नरशिप के हवाले से शायद वो 2 साल का इशू भी हो, आई डोंट नो कि वो कहाँ तक है। बाकी अब हमारे कुछ मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पुराने साथियों को टिकटें दी हैं, जैसे फैसल जावेद हैं, मुराद सईद साहब हैं। बड़ी मुश्किल उन्होंने देखी है, बड़ी तकलीफ से वो गुजरे हैं और बहुत कम लोगों को शायद पता है कि उनकी वालिदा मोहतरमा स्वात ऑपरेशन में जख्मी हुई, बेड रिडन है, लेकिन उनके बेटे ने कभी भी इस चीज को मुल्क की खिदमत की राह में आने नहीं दिया। फिर वहाँ आजम खान स्वाति साहब हैं, आपने देखा होगा जिस तरह उनको उनके घर जो वालों को जो तकलीफ से गुजरना पड़ा। हमने, अगर आप देखें ओवरऑल जितने भी हैं, आप इनको देखिएगा कि सब ज्यादातर फोकस हमारे वर्कर्स पे ही है। मिर्जा अफरीदी साहब हैं, हमारे फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने हिम्मत की और एजाज चोई साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने जारी करवाया। हालांकि एजाज चोई साहब को प्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना इंटेंट शो किया। तो होपफुली ये लोग आके इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ, बेसिकली जमातों को, अपने वर्कर्स को ही सेनेट में लाना चाहिए। ये इन्वेस्टर और मालदार लोगों का रुझान टूटना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान में आम इंतखाबात जितने सरप्राइजिंग हुए, क्या सेनेट इलेक्शन भी उतने ही सरप्राइजिंग होने जा रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रज़ा रबानी, मौला बख्श चांडियो, मुस्लिम लीग नून ने मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ किरमानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहजाद वसीम और वलीद इकबाल जैसे अपने कई सीनियर रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन में लिफ्ट ही नहीं कराई, यानी उन्हें टिकट नहीं दिए। दूसरी तरफ निगरान सेटअप के कुछ बड़े नाम और पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में उतर रहे हैं। सवाल यह है कि सियासी जमातों ने क्या अपने सीनियर लोगों को महज इसलिए नज़रअंदाज किया है ताकि आज़ाद इलेक्शन लड़ने वालों को किसी न किसी तरीके से एकोमोडेट किया जा सके, या वजह कुछ और है? एक तासुर ये भी है कि अनवारुल हक काकड़ हों या मोहसिन नकवी, ये सियासी जमातों की चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है। तो वो इस इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट और वोट करने के लिए भी ज़ाहिर है उतना ही मजबूर होंगी। ये तासुर कितना दुरुस्त है?
माजी में हमने देखा कि जब जब सेनेट के इंतखाबात आए, अवामी नुमाइंदों के ज़मीरों की नोटों से बोलियां लगती रहीं। क्या इस बार भी तारीख़ अपने आप को दोहराएगी और पाकिस्तानी अवाम बस मुंह देखते रह जाएंगे? दूसरी तरफ ये ख़दशा बार बार क्यों जाहिर किया जाता है कि बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी? सवाल ये भी है कि इत्तेहादी हुकूमत के लिए PTI की एहतजाजी सियासत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है या फिर पीपल्स पार्टी को राज़ी रखना वो कौन सा मौका हो सकता है जब पीपल्स पार्टी अपना जो एक सहारा है वो हुकूमत से छीन भी सकती है? अभी से इख्तलाफात हमें नज़र आना भी शुरू हो गए हैं। PTI की तरफ से मुफाहमत को इलेक्शन के ऑडिट से जोड़ा जा रहा है। सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत ये मुतालबा मानने की पोजीशन में है भी या नहीं। मौजूदा सियासी मंजरनामे का वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करके ही बात आगे बढ़ सकती है? इसी पर मैं बात करूँगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया PJ मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपका। PJ मीर साहब, इकट्ठे इलेक्शन ट्रांसमिशंस की, तब तक तो ज़ाहिर है तज्ज़िये ही थे, एनालिसिस थे हम सब लोगों के कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। फाइनली अब हुकूमत बन गई है, इत्तेहादी हुकूमत बनी है, 2/3 के साथ भी एक कमज़ोर हुकूमत है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 2/3 भी मिल गई लेकिन एक कमज़ोर हुकूमत है, कुछ कर नहीं पाएगी। इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के साथ अभी से सामने आना शुरू हो गए हैं। आपको क्या लगता है इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है? तहरीक इंसाफ के साथ निमटना, उनके एहतजाज को रोकना, उनके साथ बात करना, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज़गियाँ देखना, मनाना, जो माजी में कभी MQM पीपल्स पार्टी के साथ किया करती थी और रहमान मलिक साहब उठाते थे ब्रीफकेस और भागते थे कराची MQM को बनाने के लिए? सब कुछ दोबारा वैसे ही होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल शाजिया, ये देखें ना, जब हम MQM को गेज करते हैं, MQM एक ऐसी जमात है जिसको आप एडजस्ट कर लेते हैं इधर उधर और कहते हैं हाँ भी तुम ठंडे हो जाओ और हम तुम्हें साथ लेके चलेंगे। क्योंकि कभी भी आपने देखा कि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि MQM जब कभी कोई गवर्नमेंट चल रही होती है, चलने की कोशिश कर रही होती है, इनकी डिमांड्स आ जाती हैं। जब इनकी डिमांड्स आ जाती हैं वो गवर्नमेंट तितर बितर हो जाती है, अब क्या हम करें, फिर वो गिव इन कर जाती है। तो ये एक तो MQM का हो गया। अब पीपल्स पार्टी और PMLN, इनका ये जो अनहोली एक आप कह लो कि जो अलायंस बनी थी, जो कि हमने इलेक्शंस में भी डिस्कस किया कि ये एक आर्टिफिशियल अलायंस थी। वो सिर्फ एक आदमी के लिए अलायंस थी, कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं थी। वो PDM बनी थी, हालांकि PPP इन्होंने इसको PDM को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन स्टिल दे वर गवर्नमेंट। लेकिन जब वो कहते हैं ना व्हेन द पुश कम्स टू क्रंच, PPP इलेक्शन कैंपेन में देख लो, फेयर्स एग्रेसिव कैंपेन हुई है, फेयर्स एक्यूजेशंस की कैंपेन हुई है, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे, टू योर क्वेश्चन, इसलिए नहीं आएंगे इस वक्त ये तो कोई प्रिपेयर ही नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। अगर ये तैयार होते तो भाई तुमने तो पहले एक शेडो एक गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए थी। यहाँ तो एक वो बिकरिंग होगी, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन ये बनेगा, कौन वो बनेगा। इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आप किसी को दे रहे हैं तो वो बंदा वो तो खुद ही ये ना भौंतरा जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सेक्टर में तो मेरे पास कोई मेरी एक्सेप्टेंस है नहीं है, तो फिर वो कैसे रन करेंगे वो। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप डिफ्यूज कैसे करते हैं? इस वक्त हालात इतने खराब हो गए हैं कि हर चीज को हम पॉलिटिकल आप उसको एंगल ले रहे हैं। वो ख्वाजा आसिफ और वो अता तारड़ शोर कर रहे हैं, हाँ जी PTI ने ये कर दिया, मार्टर्स के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। और भाई पाकिस्तान के अंदर मार्टर्स के साथ सब खड़े हैं, कोई मार्टर्स के खिलाफ बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल एंगल लेना है तो इसका मतलब आप दुश्मन को कह रहे हैं कि ये तकड़ा है और हम सारे पॉलिटिकल जो सेगमेंट है वो सारा वीक है। सो आई थिंक इसको आप स्टॉप करो। और जो मैंने पहले कहा शाजिया, ये प्रिपेयर नहीं थे। अब देखो ना, हमने इन लेटर इन स्पिरिट देखना है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। अगर तो वो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है तो प्लीज हमें बता दें कि आप पपेट हैं और नवाज शरीफ साहब कॉल कर रहे हैं। उनका नाम तो खराब ना करें ना आप। हाँ। वो तो बाहर है पॉलिटिक्स से इस वक्त, ही इज टोटली आउट ऑफ इट। सो डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दस्तखत कागज के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, वो करता है, और जो वज़रा होते हैं वो करते हैं। तो आप एक ऐसे शख्स का नाम ले रहे हैं जो कि 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, पहले भी आपने उनको बदनाम किया और आप इनको बदनाम कर रहे हैं। सो आई थिंक इनको आप बाहर रखें और अपनी जो आपके हाथ में जो गिनती और खेल है इसके साथ खेलें। लेकिन आप देखें ना, जावेद लतीफ साहब जो बात कर रहे हैं कि वो तो अब मुझे लगता है कि नून लीग के जो सीनियर लोग आ रहे हैं वो भी चुप और खामोश इस वजह से हैं
कि वो कहते हैं, जावेद लतीफ़ साहब की बात आपने सुनी होगी कि मैं तो कहता हूँ NA 114 115 आप दोनों को देख लें, कहाँ इनकलाब आया कहाँ इनकलाब नहीं आया, तो आगे से जवाब मिलता है चुप कर जाए, नहीं तो फिर NA 130 भी खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे चुप कर जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा। ये देखे ना, हमारा जो ये जो गवर्नमेंट आई है, रिगार्डलेस आप और मैं, हम तो जज नहीं करेंगे, हम तो देखेंगे हमारे सामने एक चीज क्या आ रही है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ये एक ऐसे स्टिल्ट्स पे गवर्नमेंट खड़ी है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, तो उसके अंदर अब आप मुझे बताएं, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आपको एक SIC से मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ PTI। अब मुझे आप बताएं ये कैसे हुकूमत चलाएंगे आगे। अभी इस वक्त राइट नाउ आपकी महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक सोचिए आप, जुलाई में हम करेंगे, भाई जुलाई में तुम क्यों करोगे महंगाई, तुम पेट्रोल की करोगे, अब क्यों नहीं करते? बिकॉज अब किया तो लोग रोड पे आ जाएंगे। जुलाई में आप बाय कर रहे हैं कि शायद कोई टांका पट्टी लग जाए, शायद कुछ आपको इधर उधर से फिर कोई एड मिल जाए, तो आप शायद इसको आगे चला लो। लेकिन एक चीज वाजे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो IMF के साथ मुज़ाकरात का मामला हो, चाहे वो NFC अवार्ड में जो हिस्सा कम करने की बात कर रहा है IMF वो मुतालबा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी होने को तैयार नहीं है। ये तो आपने $1 मिलियन ऑब्जर्वेशन की है। द क्वेश्चन इज, ये पागल है कि आगे आएंगे? इनके हाथ में क्या है? इनके पास क्या गिदड़ सिंगी है कि अगर ये आते हैं तो ये रिवाइवल कर देंगे? इन्होंने तो अपनी पार्टी को बचाया है कि हम अगर आगे जाएंगे, जिस तरह इन्होंने PMLN को कहा है कि ये जो जी सारी वजारतें तो इनके पास थी, ये तो काम इन्होंने खराब किया 16 महीने, हमारा तो कुछ था ही नहीं ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो ये उससे अवॉइड करने के लिए बाहर हैं। और ये मुझे जो लगता है कि अगर PTI और PPP इनकी कोई बात कहीं चल जाए और ये कहीं दोनों में कोई अकल आ जाए, तो आई फील कि दे माइट बी मेकिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट। क्योंकि इस वक्त PMLN को आपने एक ऐसी जगह पर आके वो टांग दिया है, रखा नहीं है, टांग दिया है कि ये ना इधर के ना उधर के। लोग तो अभी तक जितवाए जा रहे हैं उनके, अभी तक नून लीग के लोग जीतते हुए सामने आ रहे हैं। ये और डिजास्टर होगा। मैं कहता हूं आप पूरी 2/3 मेजॉरिटी भी दे दें, द क्वेश्चन इज हैव दे गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन इकोनॉमिक यू टर्न? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये प्रिपेयर आते ना। क्या आपको नहीं पता कि इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या है? आपको नहीं पता कि दुनिया की जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर है कैसा चल रहा है? आप कहाँ फिट होते हैं? आपने आगे कैसे लेके जाना है? मीर साहब, आपको नहीं लगता कि PTI को इमरान खान को टेबल पे लाए बगैर, बात किए बगैर, ये जो एक अभी भी आग ही लगी हुई, अभी हम ये नहीं कह सकते कि सियासी इस्तेहकाम आ गया है, ये अभी सियासी अदम इस्तेहकाम ही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई है मुल्क में, ये और तब तक नहीं आ सकती जब तक आप इमरान खान को टेबल पर नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, एब्सोल्युटली 100%। उसको टेबल पे लेके आए। मुशाहिद हुसैन ने भी कहा है ना, भाई खत्म करो, आगे लेके आओ, खत्म करो। द क्वेश्चन इज, देखो हमें सबको पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर आपने इसी रास्ते पे चलना है तो हम इमरान खान को तकलीफ नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं देंगे, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तकलीफ देंगे। हमने इस नजरिए से देखना है। हमें कोई परवाह नहीं, हुकूमत है जो मर्जी आ जाए। लेकिन अगर हम बात कर रही है एक शख्स की, भाई आप और मैं कौन है? भाई आप उनका नुमाइंदा है, उसको लेके आओ, उसको बात कराओ। आफ्टर ऑल आपके पास आयतुल्लाह खमेनी का भी है ना, 15 साल आपने उसको बाहर रखा पेरिस में, उसके बाद आया, उसने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। आप जो मर्जी हो, आपने पूरी कोशिश की नवाज शरीफ को बाहर निकालने की, वापस आ गया कि नहीं? बिल्कुल आपने सही। बेनजीर भुट्टो को एग्जाइल में करने की, वापस आ गए। आज ये सीजन इसका लगा हुआ है इमरान खान का, और भाई इसको वापस आओ ताकि हम जल्दी से फर्स्ट एड दें इस मुल्क को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हमले से अमन को ख़राब करने की कोशिश की। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में तखरीबकारों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराकर 5 फौजी जवानों को शहीद किया। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मौके पर ही 6 दहशत गर्दों को मारा। ऑपरेशन में पाक फ़ौज के 2 अफसर भी
वतन पर कुर्बान हो गए। दहशतगर्दी के वाक़यात को लेकर पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी ये कहते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लगभग 5 से 6 हज़ार अस्करियत पसंदों ने अफ़गानिस्तान में पनाह ले रखी है। अगर इन अस्करियत पसंदों की फैमिलीज़ को भी शामिल करें तो ये तादाद 70,000 तक जाती है। सवाल ये है कि क्या शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के जो ताने बाने हैं ये अफ़गानिस्तान में जो छुपे TTP के दहशतगर्द हैं उनसे मिलते हैं, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान को एक अरसे से अफ़गान बॉर्डर खुसूसन कुनर, नूरिस्तान, पख्तीका और पख्तिया में जहां TTP के कैंप्स मौजूद हैं वहां से दरअंदाजी का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होने का मामला बहुत मरतबा तालिबान हुकूमत के साथ उठा चुका है, लेकिन अफ़गानिस्तान इन दहशतगर्दों के कैंप ख़त्म नहीं कर सका है। माजी में पाकिस्तान के TTP के साथ मुज़ाकरात भी हुए लेकिन कभी कोई नतीजा नहीं निकला। सवाल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने तबाह नहीं करता तो पाकिस्तान को अज़ खुद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, TTP के माजी में जो अफ़गानिस्तान से हमले होते रहे हैं, TTP इन हमलों में बराह रास्त मुलव्विस होती रही है, TTP ने इन हमलों की ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। अब तो बॉर्डर भी हमारा महफूज है, फेंस भी लग चुकी है। अब वहाँ से दहशतगर्दों का यहाँ पर आना, कार्रवाइयाँ करना, ये कितना अलार्मिंग है, कितना चैलेंजिंग है अब ये? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत अलार्मिंग है। और देखें, ये वो लोग हैं, कुछ तो लोग पहले जब पीछे इनसे बातचीत चल रही थी उस मौके पे कुछ लोग वहां से इंटर हो चुके थे, लेकिन अब मोस्टली ये है कि बॉर्डर को क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो फेंस लगी हुई है इसको वहां से उसको वो काट रहे हैं और इट इज सिमिलरली नॉट पॉसिबल कि तमाम बॉर्डर को कवर किया जा सके। सो देयरफॉर स्पेशली जो एरियाज है हमारे वजीरिस्तान के साथ है, नॉर्थ और साउथ के साथ लगते हैं, और या ऊपर में मोहम्मद एजेंसी की तरफ, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट की तरफ लगते हैं, तो वहां से ये इजीली क्रॉस करते हैं, वहां से फेंस को काट के दाखिल होते हैं। सो फिर ये है कि यहाँ पे स्लीपर सेल्स भी हैं, इनके फैसिलिटेटर्स भी बैठे हैं, तो वहां से सपोर्ट भी उनको बराबर मिल रही है, अफगान तालिबान की तरफ से मिल रही है। सो इजीली वहां पे उनको वेपन्स भी है, इक्विपमेंट भी मिल रहे हैं, फाइनेंसेस भी मिल रहे हैं। सो देयरफॉर इजीली उनकी एंट्री हो रही है। और स्पेशली जो अभी रिसेंट जिस वाक़े का आपने जिक्र किया है मीर अली में, और अभी इसको देखें, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के रिपोर्टेडली अभी उन्होंने क्लेम किया है इसको कि हमने इसको किया है, और बेसिकली वो दे आर बेस्ड इनसाइड अफगानिस्तान। जो 2014 में हाफिज गुल बहादुर जो थे, जो पाकिस्तान से जब यहाँ पे ज़र्ब आज़ब स्टार्ट हुई थी तो ही लेफ्ट पाकिस्तान और वहां चला गया था। अब इनके 2 ग्रुप से जिन्होंने कहा कि हमने ये कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं। अब रिपोर्टेडली एक जो अभी मैंने मीडिया में देखा है, एक जो सुसाइडर था वो अफगान निकला है, लेकिन मेरे ख्याल में मजीद डिटेल्स आएंगी। लेकिन ये है कि अफगान तालिबान के फैसिलिटेशन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ मुज़ाकरात की अगर हम इसको नाकामी कहें तो बात ये है कि कोई TTP का कोई एक ग्रुप तो है नहीं जिससे आपने मुज़ाकरात करने हैं। 20 TTP के ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप से आप बात करें, वो कामयाब हो भी जाए तो दूसरा ग्रुप सर उठा लेता है, दूसरे से बात करें तीसरा ग्रुप सर उठा लेता है। तो ग्रुप्स इतने ज़्यादा हैं कि अब आपने क्या ये फैसला करना मुश्किल है किससे बात करनी है, किससे आपने बात नहीं करनी है? नहीं, अभी देखें चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अफगान तालिबान की जब हम बात TTP की बात करते हैं, देयर आर 42 फैक्शंस जो जिनका अलायंस है, जिनके डिफरेंसेस इनके थे। रिसेंटली TTP के वो हाफिज गुल बहादुर के साथ थे, लश्कर इस्लाम के साथ थे और हिज़्बुल अहरार के साथ है। अब इनके साथ इनकी अलायंस हो चुकी है। रिपोर्टेडली ये इसमें अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क ने इनको फैसिलिटेट किया है। सो देयरफॉर देयर इज वन TTP, लेकिन ग्रुप्स डिफरेंट इसमें अंदर यकीनन है, लेकिन ये अभी इस तरीके से वहां से कर रहे हैं TTP। लेकिन देखिए, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इनसे बात तो बिल्कुल नहीं करेगी। अगर हम बात करेंगे तो हम अफगान तालिबान से बात करेंगे, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वहाँ अफगानिस्तान में। तो अफगान तालिबान से पहले भी बड़ी बार शिकायत भी कर चुके हैं, हम उनसे तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर कर चुके हैं कि आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान इस पर क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? अगर दहशतगर्द उनकी ज़मीन पर रह रहे हैं, वहाँ से हम पर अटैक हो रहे हैं, दहशतगर्द वहाँ से आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो अफगान तालिबान को लेनी चाहिए।
जी हाँ, देखें ये मेरे ख्याल में एम्बेसडर मुनीर अकरम ने रिसेंटली बड़ा कैटेगोरिकली वहाँ पर उन्होंने बात की थी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की बातचीत करते हुए कि इनको फाइनेंस कौन कर रहा है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट कौन डाल रहा है। तो मेरे ख्याल में आप रिसेंटली जो देखें कि जो यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आई है, उन्होंने पाकिस्तान के जो कंसर्न थे उनको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वहां से टीटीपी सेफ हेवन से हमले कर रहा है। और मोर रिसेंटली जो सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल कुरेला, उन्होंने भी कहा कि ये टीटीपी इज ए थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसको कंफर्म कर रही है कि टीटीपी को सपोर्ट अफगान तालिबान कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो और बड़ी बिल्कुल ऑब्वियस बात है ना कि अगर दहशतगर्द वहाँ से आते हैं या पहले भी हैं तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी सहूलतकारी के बगैर तो ऐसे अटैक्स हो नहीं सकते हैं। तो इन सहूलतकारों को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। क्या एक और ऑपरेशन की फिर ज़रूरत है यहाँ पर? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक ऑपरेशन तो रद्दुल फसाद तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो जिन इलीगल अफगान की हमने बात की थी, ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन से लेकर 2.2 मिलियन थे, उनमें फैसिलिटेटर्स हैं और उन्हीं के अंदर ही जो स्लीपर्स जो सेल्स थे उन्हीं में है। सो दैट्स वाई हमारी कोशिश रही है जो इलीगल लोग यहाँ से चले जाएं, तो यही इनको सपोर्ट कर रहे थे। और इसमें कुछ यकीनन और दूसरे फैसिलिटेटर्स भी हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन तो ऑलरेडी चल रहे हैं, जहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सडनली कि इनको भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान की नहीं सुनते हैं तो पाकिस्तान आज खुद कैसे कार्रवाई करे, किस फोरम पर जाए, आलमी फोरम पर जाए? पाकिस्तान तो अपने डोजर्स भी दिखा चुका है कि दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ। दुनिया भी लगता है पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं है। जी हाँ, बात सही है। देखें कि पाकिस्तान एक तो एंगेज करेगा अफगान तालिबान को, पहले से कर रहा है, आइंदा भी करेगा, क्योंकि हम एक डिप्लोमेटिक वैक्यूम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, रीजनल कनेक्टिविटी, और इन चाइना कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि चाइना ऑलरेडी उनके एम्बेसडर्स को एक्सेप्ट कर चुका है, बिलाल करीमी। और इसके साथ साथ ये देखें कि हमें प्रोएक्टिव और एग्रेसिव तो हम ऑलरेडी हैं, तो लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कि जिस तरीके से हमने रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया है सिस्तान बलोचिस्तान में, जब हम BLA के टारगेट्स पे गए हैं, BLF के टारगेट्स पे गए हैं, तो यहाँ पे भी हमें पता है, वी ऑलरेडी, जिस तरह आपने कहा, हमने डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस शो किया हुआ है। सो हमें पता है कि कौन ये लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो देन यकीनन वी विल गो टू न्यूट्रलाइज दोस टारगेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दिफाई तजर्बा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।